पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे। स्वागत में 1 लाख दिए जलाए गए। राज्य में 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। शराब नीति केस में नहीं हुए थे पेश। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज धनबाद पहुंचेगी। गोविंदपुर लाल बाजार चौक से होगी शुरुआत। 5 फरवरी को रांची पहुंचेंगे राहुल गांधी। झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट ने दी अनुमति। 5 फरवरी को चंपाई सोरेन को बहुमत साबित करना है। लद्दाख में स्टेटहुड की मांग को लेकर लोगों का मार्च। कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर उतरे हजारों लोग। पूरे प्रदेश में शटडाउन। 65 जिलों में बारिश। 26 में ओले का अलर्ट। यूपी में 6 फरवरी तक ऐसा ही रहेगा मौसम। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, जहां आगरा समेत 52 जिलों में आज और कल बारिश होगी। मौसम विभाग की सलाह है कि अगर जरूरी ना हो तो अगले 2 दिन बाहर निकलने से परहेज करें। आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बिजनौर, बांदा, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, हाथरस समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम फिर करवट ले रहा है। रविवार और सोमवार को राजधानी समेत प्रदेश के 52 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आगरा में सुबह बूंदाबांदी होने से मौसम में ठंडक बढ़ी है। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। ओले भी गिरने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार मिश्र के मुताबिक शनिवार शाम से ही राजधानी में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। रविवार व सोमवार को हल्की से मध्यम बारिश होगी। करीब 39 जिलों में मंगलवार को भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम पारे में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। 7 फरवरी से फिर मौसम साफ हो जाएगा और धूप निकलेगी। 15 फरवरी के बाद सर्दी का असर काफी कम हो जाएगा। आगरा शहर में शुक्रवार रात को ठंडी हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। रविवार को कोहरा नहीं होने से हाईवे पर वाहन चालकों को परेशानी नहीं हुई। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और उसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास चक्रवात बनने से आया है। मौसम विज्ञानी मोहम्मद दानिश ने बताया कि रविवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। गरज के साथ बौछार पड़ने के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो बता दें कि जिस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों में देखा जाए तो मौसम में बदलाव देखने को मिला था, जहां पर ठंड कम हो गई थी और धूप दिख रही थी, तो वहीं देखा जाए तो एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है और इसके बाद मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी जारी की है। और इसी को लेकर के हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें बागपत से संवाददाता कुलदीप पंडित, बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा और फर्रुखाबाद से संवाददाता ऋषि सिंगर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा का। अनिल, जैसा कि देखा जाए कि अभी कुछ दिनों पहले धूप निकल रही थी और ठंड से थोड़ी सी राहत मिली थी, उसके बाद देखा जाए तो अब मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और बारिश ने दस्तक दे दी है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की जिस तरह से बात करते हैं, जनपद एनसीआर का क्षेत्र और एनसीआर में सुबह करीब 4 बजे से जो बरसात शुरू हुई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए जिस तरह से जो पकी हुई फसलें हैं, जिस तरह से लाह की फसल हो या आलू पके हुए किसानों के खड़े हैं, और या मटर की फसल हो, चना की फसल हो, मूंग की या दलहन की जितनी भी फसल है, तो कहीं ना कहीं उनमें किसानों को कहीं ना कहीं भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। और किसानों की बात की जाए तो किसानों का जो अभी तक कहना ये है कि जिस तरह से बेमौसम जो बरसात हो रही है, अगर इसमें ओलावृष्टि होती है तो किसानों की जो गेहूं की फसल है और वो भी चौपट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। देखिए, मेरे साथ यहाँ किसान पीछे मौजूद है, मैं हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है दादा? भैया मेरा नाम रतन है। हाँ हाँ हाँ, आप किसान है ना भैया? मैं मोदी जो जंगल में खेत में बढ़िया डाल कर योगी मोदी ने गाय इतनी कर दी, तो जंगल में घर को मुंह देख पा रहे और खेत में रखा रहे हैं। अच्छा, इस समय ये बताओ, जिस तरह से बेमौसम जो बरसात हो रही है, इससे किस तरह का नुकसान देखा जा रहा है? नुकसान तो भैया गेहूं को भी है, लेटा को, चने को, आलू को। अच्छा, फिलहाल की बात करें तो अब भी बरसात हो रही है
तो अगर कहीं ना कहीं जिस तरह बेमौसम बरसात अगर ओलावृष्टि होती है तो उससे किस तरह का नुकसान किसानों को हो सकता है? बस किसानों को बस ये गले में फांसी का फंदा है, जो लहका और आलू तो गए, ओलावृष्टि में थोड़ा बहुत खाने के लिए गेहूं कर रखे हैं वो भी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान है। ज्यादा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, क्या नाम है? विशाल नाम है। अच्छा विशाल, जिस तरह से बेमौसम जो बरसात हो रही है उसको लेकर किस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है? काफी परेशानी देखने को मिल रही है और मौसम खुलने का कोई नाम ही नहीं है। अभी तो सफेद सफेद दिख रहे होंगे आप, सफेद सफेद हो रहा है, बूंदाबांदी रात भर से हो रही है। बहुत ज्यादा परेशानी है किसानों के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिस तरह से अगर बेमौसम जो बरसात हो रही है अगर ओलावृष्टि हो जाती है तो किसानों तो इस तरह से बर्बाद हो सकता है किसान तो बिल्कुल बर्बाद सही है जी। देखिए मेरे साथ एक दादा और मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। देखिए बड़े किसान हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह की जो इस तरह बेमौसम जो बरसात हो रही है। क्या नाम है दादा? किशनपाल सिंह। अच्छा दादा, जो लगातार पहले भी बरसात हुई थी 4-5 दिन पहले, उससे भी किसानों को काफी नुकसान देखने को मिला था, लेकिन जिस तरह से सुबह 4 बजे से जो बरसात हो रही है देखा जा रहा है कि इस बरसात से ज्यादा नुकसान होने की संभावना किसानों को देख जाए, तो क्या कहेंगे आप? वही पहली बारिश से 25% नुकसान था आलू में, और इस बारिश से कम 50% 60% पे चला जाएगा। आलू दागी हो रहा है और सफेदी आ रही है उसमें। गेहूं की फसल जब ज्यादा पानी पड़ेगा तो बाल निकल रही है कि गिरेगी, और वैसी जो दलहन है वो वैसे बेकार है जाएंगी। सारी फसल को ही नुकसान है। अच्छा, अगर जिस तरह से नुकसान होता है तो आप किस तरह से मुख्यमंत्री से गुहार लगाना चाहते हैं कि किसानों को मुआवजा दे या किसानों को कुछ ना कुछ राहत दे, इस तरह की कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार मतलब मुख्यमंत्री साहब के आज के तो कोई सुनवाई ही ना है, या सरकार में बीजेपी के जितने मतलब वोटर हैं या आपका इतने तंगाइब हैं कि आत्महत्या करने पर तैयार बैठे हैं। अच्छा, क्या क्या परेशानी आ रही है किसान के सामने? सबसे बड़ी बात तो ये कि जीव जंतु पशु पक्षी सभी को हक है। हमारे यहाँ चकबंदी भई है तो एक मतलब ग्राम समाज कहीं निकली वही ना है, गुंडन के मुंह में दे दी। गुंडागर्दी इतनी बढ़ रही है, विधायक के बल पे गुंडागर्दी हमारे गांव में प्रधान और वो अन्य मतलब 3-4 लोग हैं उनके मतलब विधायक के बल पे कर रहे हैं, और गुंडा राज चल रहा है हमारे यहाँ। बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से बारिश आई है कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, और देखा जाए तो जिस तरीके से बेमौसम बरसात है कहीं ना कहीं फसलों को भी खासा नुकसान होगा, जिससे किसानों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और हमारे साथ लगातार और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं जिनसे हम जमीनी हकीकत जानेंगे और जानेंगे कि आखिर ग्राउंड की जो स्थिति है, आखिर धरातल पर जो स्थिति है वो कैसी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बेमौसम बारिश पर, जहां पर देखा जाए तो बारिश से दस्तक दे दी है और उसके बाद लोगों की मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से बीते दिनों ठंड थोड़ी कम पड़ी थी, अब बारिश के बाद ठंड फिर से बढ़ सकती है और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं देखा जाए तो बिन मौसम बारिश से किसानों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर के हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहां पर वो जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में बागपत से हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़े हुए हैं और फर्रुखाबाद से संवाददाता ऋषि सिंगर। रुक कर लेते हैं कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बागपत की बात की जाए तो किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, और अगर बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है तो कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? जी अवंतिका, आपको बता दूं कि बेमौसम की बरसात से जहां जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर भी मायूसी नजर आ रही है और चेहरे मुरझा रहे हैं, क्योंकि जितनी बारिश हो रही है इसका ईख की फसल को तो फायदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आलू की फसल है या मटर की फसल है या फिर अन्य सब्जियों की फसल है उनको भारी नुकसान पहुंच रहा है। बेमौसम की बरसात के कारण कई किसान हमने देखे हैं कि किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से फसल का नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति को भी कमजोर करेगा। जी अवंतिका, बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से बारिश हो रही है कहीं ना कहीं जो किसानों की मेहनत है, जो उनकी फसलें हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। और लगातार संवाददाता ऋषि सिंगर भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद के कैसे हाल देखने को मिल रहे हैं, क्या वहां पर भी बारिश ने दस्तक दे दी है? बिल्कुल, यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आलू आधारित क्षेत्र है। जी,
बेमौसमी बरसात की वजह से किसानों की आलू की फसल पूरी तरह से खेत में ही चौपट हो गई है। जो बारिश के साथ में जो हवा चल रही है, हवा चलने से गेहूं भी गिर रहा है। गेहूं और सरसों, आलू तीनों फसलों को नुकसान हो रहा है। किसान फसलें बर्बाद होने से किसान कर्जदार हो गया है यहाँ पे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो काफी ज्यादा संख्या में किसान भी परेशान होते नजर आ रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो फसल है उन्हें काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं ऋषि ये भी जानना चाहेंगे, साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से बिन मौसम बारिश से किसानों को इतना नुकसान हो रहा है, और क्या किसानों ने अभी तक सरकार से या फिर प्रशासन से मुआवजे की कोई मांग की है? जी बिल्कुल, किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहा है कि उन पे उनका लिया गया कर्ज है उसे माफ किया जाए, और उनकी फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आलू पूरी तरह से बर्बाद था, जिसे लाखों रुपया कर्ज लेकर उन्होंने तैयार किया था। आलू खेत में ही बिल्कुल झुलस चुका है, आग जल चुका है आलू खेत में ही, बारिश होने से और लगातार सर्दी पड़ने की वजह से। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बारिश से लोगों को खासा परेशानी हो रही है, और जाहिर तौर पर किसानों को ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। कुलदीप, आपका एक बार फिर से रुक करेंगे, और देखा जाए तो अगर बागपत की बात की जाए तो बारिश ने लोगों की परेशानी तो बढ़ा दी है, लेकिन बारिश होने से एक बार फिर से ठंड जो है वो बढ़ जाएगी। अवंतिका, आपको बता दूं कि जिस तरह से बारिश लगातार देर रात से हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा वाले व्यापारी है, या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, या फिर और अन्य इस तरह के लोग हैं, उनको भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो बिन मौसम जो बरसात चल रही है, बरसात से जहां पूरी तरीके से जनजीवन पूरा तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, कहीं पानी का भरा हो रहा है, तो कहीं रात से ही बिजली भी गुल हो गई है। हालांकि अब हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक जो अलर्ट घोषित किया गया है, उससे बारिश के फिर आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बादल में छाई हुई जो काला घना कोहरा छा रहा है, और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो बारिश हो रही है, बारिश से भी पूरी तरीके से देखा जाए तो लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। जी अवंतिका। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है कहीं ना कहीं उन्हें स्कूल से आने जाने में काफी परेशानी हो रही होगी। ऋषि, आपका रुख करना चाहेंगे, और जिस तरीके से देखा जाए कि बारिश दस्तक दे चुकी है, उसके बाद ठंड बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। एक और ठंड बढ़ रही है तो दूसरी ओर बारिश भी हो रही है। जी बिल्कुल, लगातार जो बारिश हो रही है रुक रुक, उससे सर्दी की काफी इजाफा हुआ है, और रोज खवाने वालों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। उनके चूल्हे बिल्कुल पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। बिल्कुल, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं खासा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सभी तबके के लोग शामिल हैं। फिर बात चाहे आमजन की हो, या फिर किसानों की बात की जाए, या फिर स्कूली बच्चों की, सभी बारिश के मार से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं उसके बारिश के बाद देखा जाए तो ठंड भी बढ़ सकती है, और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखा जाए तो जिस तरीके से बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं जितने भी आमजन हैं वो, और साथ ही अन्य वर्गों के लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से बारिश हो रही है, फसलों को खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। इसी पर लेकर के हमारे साथ आगरा और औरैया से भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, जिनसे हम ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे, और साथ ही जमीनी हकीकत क्या है इस बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार बने हुए हैं बारिश की खबर पर, जहां पर देखा जाए तो बारिश ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, और उसके साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है, जहां पर तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। जहां पर अभी तक लोगों को ठंड से राहत मिल रही थी, उसके बाद एक बार फिर से ठंड जो है वो बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, और बारिश की वजह से कुछ फसलों को नुकसान भी हो रहा है, तो वहीं साथ ही सब्जियों के भी नुकसान की बात सामने आ रही है। लेकिन देखा जाए तो अगर ओलावृष्टि जिन जिन इलाकों में हुई है, वहां पर फसलों के साथ साथ जो सब्जियां हैं उन्हें खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसी को लेकर के हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान और औरैया से हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आगरा की बात की जाए तो वहां पर कैसी मौसम की स्थिति देखने को मिल रही है, और लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? देखिए अवंतिका, अगर बात की जाए बिन मौसम बरसात की, और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, आगरा के साथ साथ तमाम जिलों को अलर्ट किया है। और अगर आगरा की बात करें तो आगरा में देर रात एक हल्की बारिश हुई है, लेकिन जिस तरह से अलर्ट है वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो किसानों के लिए है, क्योंकि आलू की खेती पूरी हो चुकी है, आलू खुदने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन ये जो बारिश हो रही है इससे एक भारी नुकसान हो सकता है। जैसा कि पहले भी अगर बिन मौसम बरसात होती है, उससे जो आलू के व्यापार, आलू के जो किसान हैं, उसमें एक भारी नुकसान देखने के लिए मिलता है, तो एक चिंता का विषय है। दूसरी ओर जिस तरह से सर्दियों की छुट्टी जो बच्चों की चल रही थी, बच्चों के स्कूल जाना शुरू हो गया है, उसके बाद जो बरसात ये हो रही है,
तेज हवाओं के साथ ये ठंड चल रही है और बरसात के बाद ये ठंड काफी बढ़ जाएगी, तो वो एक चिंता का विषय है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश का होना लगातार एक आम जनजीवन के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो बिन मौसम जो बरसात होती है उसको लेकर किसानों के साथ साथ जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके भी जीवन पर काफी असर पड़ता है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे जो सोने वाले लोग हैं उनके लिए एक चिंता का विषय है। ठंड का लगातार बढ़ना यहाँ पर चिंता का विषय है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल जाने में काफी परेशानियां होती हैं। और अगर लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है और बिल्कुल माना जाएगा कि ठंड भी बढ़ेगी। हालांकि अभी अगर आगरा की बात कर ले तो ऐसी बारिश अभी आगरा में नहीं हुई है, लेकिन अलर्ट जारी जरूर किया गया है। और जो कि सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, जो खेती पूरी हो चुकी है उसका आलू की अगर हम बात कर लें तो आलू की निकासी का समय नजदीक आ चुका है। और अगर ये बारिश हो जाएगी तो जो आलू की निकासी होनी है उसमें काफी भारी मात्रा में आलू खराब भी हो सकता है। अवंतिका, बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से कुछ फसलें हैं जिन्हें ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि आलू की फसल को नुकसान हो सकता है क्योंकि अभी उनके निकालने का समय है। हमारे साथ लगातार संवाददाता औरैया से उमेश अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। उमेश, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि औरैया के मौसम की अगर बात की जाए तो कैसा मौसम देखने को मिल रहा है। साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से किसानों और स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 24 घंटे पहले मौसम विभाग ने औरैया समेत कई जिलों को अलर्ट जारी किया था। वहीं इस समय जो बिन मौसम जो बारिश हुई है उससे फसलों में काफी एक नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं औरैया में जो किसान है वो आलू और सरसों, गेहूं वगैरह की फसल ज्यादा करते हैं। इस समय आलू की जो फसल है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हालांकि बात करें तो इस समय तुषार का जो प्रभाव है वो फसल पर कम पड़ा है। फसल आलू की बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है और अच्छी एक फसल आलू की औरैया में मानी जा रही है। किसानों का मानना है कि इस समय जो आलू की फसल है उसमें काफी एक लागत आती है और उनकी जो आशा है, जो उनके चेहरे हैं वो खिले हुए थे। लेकिन इस समय जो बारिश हुई है जिससे आलू में बहुत काफी एक नुकसान साबित हो सकता है। अभी बादल छाए हुए हैं और लगातार अगर इसी तरह से 1-2 दिन अगर बारिश होती है तो आलू उनका पूरी तरह से खराब हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सरसों और गेहूं की, तो सरसों की जो फसल है उसमें इस समय पक चुकी है, लगभग पकने को तैयार है। और अगर इस समय बारिश होती है तो किसानों का कहना है कि उनकी फसल सड़कर पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अगर गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल में किसानों का मानना है कि उनकी जो गेहूं की फसल है वो भी लगभग तैयार हो चुकी है। तेज अगर बारिश के बाद तेज हवाएं चलती हैं तो उनकी फसल गिरकर सड़ जाएगी। तो हालांकि इस समय जो बारिश है वो जो बारिश का जो मौसम है, जो हवाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं किसान के माथे पर एक चिंता की लकीर खींचती नजर आ रही हैं। और बिल्कुल उमेश, देखा जाए तो जाहिर तौर पर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अजेंद्र, देखा जाए तो कई ऐसी फसलें भी हैं जिन्हें बारिश का इंतजार रहता है और बारिश से उन्हें लाभ भी मिलता है, लेकिन जानकारी ये भी है कि जब ओला पड़ते हैं तो ओले की वजह से जो सब्जियां होती हैं, जो फसलें होती हैं गेहूं और आलू की, उन्हें ज्यादा नुकसान होता है और मेरे ख्याल से उन्हें ओले से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है बारिश के कंपैरिजन में। हाँ बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल बात ठीक है कि बारिश के साथ साथ, लेकिन अगर जब ओले वृष्टि जो होती है वो भारी नुकसान देती है, क्योंकि ओले का लगातार जो प्रेशर होता है वो फसल पर जब गिरता है तो फसल बिल्कुल झुक जाती है और जिसके कारण जो फसल है वो भारी मात्रा में खराब होती है। और ऐसा कई बार पहले भी हुआ है कि अगर बिन मौसम जो बरसात के साथ साथ ओले पड़ते हैं वो एक नुकसान देकर जाते हैं किसानों को, क्योंकि आलू ही नहीं, आलू के साथ साथ सरसों और गेहूं की खेती जो है वो बिल्कुल उनका जो पीक सीजन कहेंगे कि वो बिल्कुल फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बारिश के साथ साथ थोड़ी बहुत बारिश से कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ता, लेकिन अगर बारिश में के साथ ओले पड़ जाते हैं, ओलावृष्टि से एक भारी नुकसान होता है। तो एक चिंता का विषय है अवंतिका, यहाँ जो किसानों के लिए है वो बिल्कुल भारी तौर से यहाँ देखा जा सकता है कि किसानों के लिए एक सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है कि एक और तो फसल अच्छी हुई है, लेकिन अगर यहाँ ओलावृष्टि होती है या तेज बारिश होती है उसके बाद जो नुकसान होता है, क्योंकि किसान बड़ी मुश्किल से अपनी फसल तैयार करता है, क्योंकि हर कोई किसान संपन्न नहीं है, चाहे वो बैंक से लोन लेता है या कर्ज लेता है, उसके बाद उस फसल को तैयार करता है और फसल बेचकर
वो अपना जीवन यापन करता है। तो जो सबसे मूल समस्या आती है वो यहाँ किसानों के लिए ये समस्या बनकर देखने के लिए मिलती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो बारिश के साथ साथ अगर ओलावृष्टि आती है तो किसानों की चिंता की लकीरें ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो मौसम एक बार करवट ले चुका है और मौसम विभाग भी लगातार बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ जितने भी आम लोग हैं, स्कूली बच्चे हैं, उन्हें भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखा जाए तो जिस तरीके से एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है और बारिश ने दस्तक दे दी है, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि के भी अलर्ट मौसम विभाग लगातार जारी कर रहा है। और साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो इन 2 दिनों तक अपने घर में ही रहें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे पर हैं। खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे पर हैं, जिसमें गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जिसमें वो आज वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही नव चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री, जहां पर आज वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने कुशीनगर दौरे पर भी हैं, जहां मुंडन संस्कार में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर दौरा, मुंडन संस्कार में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पौत्र का मुंडन संस्कार है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। कप्तानगंज के खबराबर गांव में होगा आगमन। कप्तानगंज के खबराबार गांव में होगा आगमन। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पौत्र का मुंडन संस्कार है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के आगमन के पूर्व तैयारियों में जुटा प्रशासन। डीएम और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर दौरा आज, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कुशीनगर दौरे पर हैं और आज मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए कुशीनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पौत्र का मुंडन संस्कार है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। कप्तानगंज के खबराबार गांव में होगा आगमन। आपको बता दें कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पौत्र का मुंडन संस्कार है, जिसमें शामिल होने के लिए कुशीनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। कुशीनगर कप्तानगंज के खबराबार गांव में मुख्यमंत्री का आगमन होगा। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन से पहले उन तैयारियों में प्रशासन जुट गया है, व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन जुट गया है, जिसका डीएम और एसपी ने जायजा भी लिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर दौरा आज। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सच्चिदानंद पांडे जुड़े हुए हैं। देखा जाए सच्चिदानंद, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं कुशीनगर एक मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए, उससे पहले जानकारी ये भी सामने आ रही है कि प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जी सच्चिदानंद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी ये जानना चाहेंगे। जी 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 आपको बता दें कि आज कुशीनगर में मुख्यमंत्री का दौरा है और इसको लेकर के पूरी पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस तरफ से आज पूर्व मंत्री अतुल सिंह के यहाँ जी संस्कार का कार्यक्रम है। वही खबराबार गांव में आज
मंत्री का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी, और देखा जाए तो मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि सुरक्षा के काफी अच्छे इंतजाम किए हैं, पुलिस प्रशासन जगह जगह पर मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके अलावा क्या रूट डायवर्जन भी किए गए हैं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए? बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सभी तैयारियां कर ली गई है। बहुत शुक्रिया सच्चिदानंद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पौत्र का मुंडन संस्कार है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचेंगे। कप्तानगंज के खबराबर गांव में मुख्यमंत्री का आगमन होगा, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं और इन सभी तैयारियों का एसपी और डीएम ने जायजा भी लिया है। तो वहीं एक बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता दें, जहां पर ज्ञानवापी परिसर के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जताया रोष। तहखाने में पूजा के आदेश और अनुपालन पर भड़की कमेटी। कमेटी द्वारा पत्र जारी कर जताई गई नाराजगी। कमेटी ने केंद्रीय रिजर्व फोर्स को साजिश में शामिल बताया। कमेटी ने केंद्रीय रिजर्व फोर्स को साजिश में शामिल बताया। जिला अदालत और प्रशासन का एक तरफा फैसला। कमेटी ने कुछ इस प्रकार से कहा कि जिला अदालत और प्रशासन का एक तरफा फैसला है। कमेटी ने जुमे की नमाज शांतिपूर्ण होने पर धन्यवाद भी अदा किया। ज्ञानवापी परिसर के मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जताया है रोष। तो इसी खबर पर हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विकी डे जुड़े हुए हैं। विकी, देखा जाए तो जिस तरीके से कोर्ट के फैसले के बाद तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है और अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस पर रोष जताया है और कहा है कि ये कोर्ट और प्रशासन का एक तरफा फैसला है। तो बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि जो ब्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ और वहां पे जो खोला गया है, उसको 31 तारीख को जिला अदालत द्वारा ये फैसला दिया जाता है कि वहां पे जो 7 दिन के अंदर आप बंदोबस्त करके उसकी पूजा पाठ पुनः एक बार शुरू करेंगे, जो कि ब्यास जी का तहखाना के नाम से जाना जाता है। क्योंकि 1993 से जो ब्यास जी का तहखाना है, वहाँ ब्यास परिवार पूजा करता आ रहा था। 1993 से उनका पूजा पाठ वंचित किया गया था, जिसको जिला अदालत द्वारा ये आदेश दिया गया, फिर एक बार खोला गया। लेकिन वही बता दें, उसी रात जो है अंजुमन इंतजामिया की कमेटी जो है एक पत्र जारी करती है, बनारस बंद का ऐलान करती है और इस फैसले पर आपत्ति जताती है। और दूसरे दिन, हालांकि जुम्मे का दिन था, उस दिन पूरे समर्थन में जो मुस्लिम भाई बंधु है, उन पत्र के समर्थन में पूरे दुकानें को बंद रखा था। और हालांकि जुम्मे का दिन था, वो प्रशासन बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की हुई थी, सिक्योरिटी बहुत हाई थी। इसके चलते जुम्मे को भी सकुशल संपन्न कराया गया प्रशासन की देखरेख में। उसका उन्होंने शनिवार की देर रात, आपको बता दें, एक पत्र उन्होंने और जारी किया, जिसमें उन्होंने जिला अदालत इस फैसले को न्याय संगत के एकदम खिलाफ बताया कि ये कहीं ना कहीं मैं इसकी निंदा करता हूं। और जो मेरे मुस्लिम भाई बंधु उस दिन बंद का ऐलान किया था, मैंने उसको सकुशल संपन्न कराया, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। जुम्मे को जो है शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो व्यास जी का तहखाना है, वहां पे रातों रात उसको खुलवा के और जिला प्रशासन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वहां पे मूर्तियां रखा गया है। उनके विपक्षी की मिली भगत इसमें पूरी, जो वहां पे मूर्तियों को रख के पूजा पाठ दोबारा इसको शुरू किया गया है। और जहां पे ऐसे में जहां 31 तारीख को उनका तबादला होने वाला था जिला जज का, और ऐसे में आखिरी दिन उन्होंने एक तरफा ये फैसला कैसे दे सकते हैं, इसकी पूरी उन्होंने नाराजगी जताई इस पत्र में और कहा है कि हम इससे घोर निंदा करते हैं, इसकी कहीं ना कहीं उचित नहीं। साथ ही साथ आपको बता दें, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन हो गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है और इसका पूरा रोज जो है मुस्लिम समाज के अंदर देखा जा सकता है। क्योंकि मुफ्ती साहब जो मौलाना अब्दुल बातिन, ये जामा ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया के सेक्रेटरी थे और जामा मस्जिद जिसको भी है, ये जुम्मा पढ़ाते हैं। उस दिन भी इनकी देखरेख में जुम्मे को सकुशल संपन्न कराएगा, तो उन्होंने पत्र शनिवार को जारी किया है। हालांकि आपको बता दें, 6 फरवरी की इसकी सुनवाई भी
हाईकोर्ट में होनी है। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इसमें होता है, इस फैसले पर क्या कुछ निकल के आता है। जी बिल्कुल विक्की, देखा जाए तो जिस तरीके से जिला कोर्ट के फैसले के बाद जो तहखाने में पूजा पाठ शुरू की गई थी, उसके बाद देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से इस पर रोष जताया जा रहा है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि आप इस फैसले को लेकर जो उच्च न्यायालय है वहां पर भी जा सकते हैं, जिसके बाद उच्च न्यायालय में गए भी थे। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से, लेकिन वहां से भी दो टूक जवाब मिले कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि मुस्लिम पक्ष जो है उसी दिन देर रात जो है 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि जिला जज आदेश के खिलाफ जो आपत्ति जताने के लिए जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम तत्काल इसके सुनवाई नहीं कर सकते, आप हाईकोर्ट जाए। तो वो हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया है जिला कोर्ट के द्वारा, उसके बाद लगातार मुस्लिम पक्ष इस फैसले का विरोध जता रहा है। बहुत शुक्रिया विक्की आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ज्ञानवापी परिसर के मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर जिला न्यायालय के फैसले के बाद से लगातार मुस्लिम पक्ष जो तहखाने में पूजा पाठ चल रही है उस पर विरोध जता रहा है, कहीं ना कहीं रोष जता रहा है, जिसमें तहखाने में पूजा पाठ के आदेश पर अनुपालन पर कमेटी भड़कती हुई नजर आ रही है और कमेटी ने एक पत्र जारी करके नाराजगी भी जताई है। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर एक्स पर नंबर 1 बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक्स पर तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक्स पर सीएम योगी के 27.4 मिलियन फॉलोवर। एक्स पर 27.4 मिलियन लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को करते हैं फॉलो। बता दें कि 27.4 मिलियन लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो करते हैं। फॉलोवर के मामले में तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश के मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजनेताओं के फॉलोवर्स की श्रेणी में योगी तीसरे नंबर पर हैं। एक्स पर नंबर 1 बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक्स पर तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता बने मुख्यमंत्री। खबर आपको गाजीपुर से बता दें, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में ऑर्केस्ट्रा का डांस। स्कूल में शादी के कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। शादी कार्यक्रम के दौरान स्कूल में डांस किया गया। शादी कार्यक्रम के दौरान स्कूल में डांस। स्कूल में शादी के कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। शादी कार्यक्रम के दौरान स्कूल में डांस। वहीं स्कूल में हो रहे डांस का वीडियो हुआ वायरल। शादी कार्यक्रम के दौरान स्कूलों में किया गया डांस। स्कूल में डांस का वीडियो हुआ वायरल। बीएसए विभाग ने मामले में जांच का दिया आदेश। बिरनो क्षेत्र के गन्नापुर प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय में शादी कार्यक्रम के दौरान ऑर्केस्ट्रा का डांस किया गया। प्राथमिक विद्यालय में ऑर्केस्ट्रा का डांस स्कूल में शादी के कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। और तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय में शादी कार्यक्रम किया गया, जिसमें ऑर्केस्ट्रा का डांस चल रहा है। देख सकते हैं आप कि एक प्राथमिक स्कूल में शादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऑर्केस्ट्रा का डांस भी चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इकरार खान जुड़े हुए हैं। इकरार, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय में सबसे पहले शादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद ऑर्केस्ट्रा का डांस भी चल रहा है, क्या इस मामले पर अभी तक बीएसए के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? जी, बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर के गन्नापुर प्राथमिक विद्यालय जो बिरनो विकास खंड के अधीन विकास शिक्षा खंड के अधीन आता है, इसमें एक शादी का प्रोग्राम था, जिसमें बाल बालाओं द्वारा डांस का नृत्य किया जा रहा है। इसकी संज्ञान जैसे ही शिक्षा विभाग में पड़ा मालूम हुआ,
कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें बीएसए का उन्होंने बताया कि मैं जैसे मुझे संज्ञान मिला उसके मैंने जांच का आदेश दिया है, जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल इकरार। और देखा जाए तो जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय में शादी का आयोजन किया गया है, ये विद्यालय के किसी अध्यापक अध्यापिका के घर का कार्यक्रम था या फिर गांव में किसी के घर का कार्यक्रम था जो कि विद्यालय में इसका आयोजन किया गया? जी बता देना चाहता हूं कि जिस ग्राम सभा गन्नापुर ग्राम सभा में ही प्राथमिक विद्यालय, उसी में ग्राम सभा में किसी के यहाँ शादी को उन्होंने स्कूल के प्रांगण में व्यवस्था किया था, जिसकी वजह से हालांकि कहीं ना कहीं इसमें प्रिंसिपल की विसंगतता नजर आ रही है। प्रिंसिपल को हालांकि बीएसए ने बताया कि कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय की जो प्रांगण होता है उसमें किसी भी शिक्षा के अलावा कोई भी अन्य प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंसिपल के ना जानकारी में जानकारी होगा, लेकिन इसमें जो भी दोषी पाएगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो बेहद गंभीर मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय में एक शादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और बहुत शुक्रिया इकरार आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि ये गाजीपुर का एक मामला है जहां पर गन्नापुर प्राथमिक विद्यालय में शादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जब के न्यूज ने बीएसए के अधिकारी को फोन किया और उनसे बातचीत करने की कोशिश की, बीएसए के अधिकारी हेमंत राव से बात करने की जब कोशिश की गई तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। और देखा जाए तो जिस तरीके से ये गंभीर मामला सामने आ रहा है, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय में शादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें ऑर्केस्ट्रा का डांस भी किया गया। संज्ञान में आया, लोकल हमारे पत्रकार श्रीवास्तव साहब ने हमको बताया, तो तुरंत हम अपने कार्यालय माध्यम से एक पत्र उनको जारी किया वहाँ के प्रधानाध्यापक गन्नापुर के, और स्पष्टीकरण के लिए। और फिर इसके बाद हमने अपने स्तर से, जैसा कि जो रूल है, विभागीय कार्रवाई हेतु हमने जिले पर संस्तुति कर दी है। क्योंकि जैसा कि और काम देखा जाए जो विद्यालय परिसर के अंदर जो इस तरह के कार्यक्रम हुए, क्या इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का जो विभाग के द्वारा कोई मतलब शासनादेश है या किस तरह ये हुआ होगा? ये विभाग द्वारा मतलब वो है कि शिक्षण कार्य छोड़कर अन्य कोई गैर शैक्षणिक कार्य विद्यालय परिसर में नहीं किया जाएगा, ये मनाही है। शैक्षणिक कार्य ही किया जा सकता है। बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं एटा की, जहां पर ऑपरेशन करने के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ी। डॉक्टरों ने महिला को किया हायर सेंटर रेफर। खबर एटा से, जहां पर ऑपरेशन के बाद महिला की बिगड़ी हालत, डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर किया रेफर। हायर सेंटर ले जाने के दौरान महिला की हुई मौत। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजन पहुंचे कांति नर्सिंग होम बली मोहम्मद चौराहा। अस्पताल संचालक ने पीड़ित परिवार को समझाने का किया प्रयास। मैडम को लेकर आए थे, बच्चा होने को था, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होना 20 मिनट मना कर दिया कि ले जाओ, ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। फिर तुरंत निकाल दिया, उन्होंने कहा दिया हमें। फिर क्या हुआ? हम ले गए पर आगरा, एम्बुलेंस मंगाई थी। फिर एम्बुलेंस किससे मंगाई थी? डॉक्टर साहब ने मंगाई थी, खुद ही एम्बुलेंस मंगाई थी, खुद ही तुरंत रेफर कर दिया हमें। तो जल्दी जाओ, पैसे नहीं थे हमारे पास, पैसे नहीं, तुम जाओ, पैसे इंतजाम हो जाएगा। जाओ। कितने जमा किए थे पैसे? यहाँ तो रुपये 30-40 हज़ार दिए थे मैंने। अब क्या स्थिति है? स्थिति क्या, रास्ते में मुझे खत्म हो गई। बच्चा जिंदा? बच्चा तो ठीक है। तो देखा जाए तो जिस तरीके से एक गंभीर मामला सामने आ रहा है, एटा से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन के बाद अचानक प्रसूता की हालत बिगड़ी और उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। हायर सेंटर ले जाने के दौरान बीच रास्ते में महिला की मौत हो गई, लेकिन जो महिला का बच्चा है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। डॉक्टरों ने महिला को किया हायर सेंटर रेफर। ऑपरेशन के तुरंत बाद डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद हायर सेंटर ले जाने के दौरान बीच रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। तो वही परिजन कांति नर्सिंग होम बली मोहम्मद चौराहा पहुंचे और अस्पताल संचालक ने पीड़ित परिवार को समझाने का प्रयास भी किया। पीड़ित परिवार को समझाकर मामले को दबाने का किया जा रहा था प्रयास।
कोतवाली नगर के कांति देवी निजी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ऑपरेशन करने के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया। हायर सेंटर ले जाते हुए बीच रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। तो वहीं महिला का बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। आपको बता दें कि परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। तो वहीं अस्पताल संचालक परिजनों को समझा बुझाकर मामले को दबाने में जुटे हुए थे, जिसके बाद यह मामला संज्ञान में आया है। एटा से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। एटा से एक मामला सामने आया है, जहां पर ऑपरेशन के तुरंत बाद एक प्रसूता को हायर सेंटर रेफर किया गया। हायर सेंटर ले जाने के दौरान बीच रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। एटा कोतवाली नगर के कांति देवी निजी अस्पताल का यह मामला निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से एटा से लगातार इस तरीके के अवैध ऑपरेशंस की और अवैध जो अस्पताल चल रहे हैं उनकी जानकारी सामने आती रहती है, जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और एटा के सीएमओ से जब बातचीत करने की कोशिश की गई, एटा के सीएमओ उमेश त्रिपाठी से जब इस मामले पर बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी और इस मामले का भी संज्ञान नहीं लिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार एटा से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां पर जितने भी फर्जी डॉक्टर हैं वो इस तरीके का इलाज करते हैं और लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं लोगों की मौत हो जाती है। और देखा जाए तो जिस तरीके से प्राइवेट नर्सिंग होम का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है, फर्जी झोला छाप डॉक्टर इलाज करते हैं और ऑपरेशन करते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की मौत हो जाती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बरेली से बता दें, जहां पर दुकानदारों में चले लाठी डंडे, हुई मारपीट। 2 दुकानदार आपस में भिड़े, ग्राहक को अपनी दुकान पर बुलाने को लेकर हुआ विवाद। खबर बरेली से, जहां पर दुकानदारों में चले लाठी डंडे, हुई मारपीट। 2 दुकानदार आपस में भिड़े, ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाने को लेकर हुआ विवाद। दुकानदारों में जमकर हुई मारपीट, बाजार हुआ जाम। दुकानदारों में जमकर हुई मारपीट, बाजार हुआ जाम। बीच सड़क पर हुई मारपीट, चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाने को लेकर के दुकानदारों के बीच मारपीट हुई है। और सिर्फ मारपीट ही नहीं बल्कि लाठी डंडे से वार भी किए गए। और देख सकते हैं किस तरीके से पूरी मार्केट में दुकानदार आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार कर रहे हैं। बरेली से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाने के चलते 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों दुकानदारों में जमकर मारपीट हुई। यहां तक कि लाठी डंडों से भी मारपीट की गई, जिसके चलते बाजार भी कुछ समय तक जाम हो गया। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये मामला पूरा बरेली से सामने आ रहा है, जहां पर दुकानदार को अपनी दुकान पर बुलाने के चलते 2 दुकानदारों के बीच आपस में लड़ाई हुई और दोनों दुकानदारों ने आपस में लड़ाई करने के बाद मारपीट की, लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सानू कुमार जुड़े हुए हैं। सानू, देखा जाए तो जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि अपनी दुकान पर बुलाने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच ये विवाद हुआ, जिसके बाद ये वीडियो भी सामने आया है। देखा जा रहा है कि किस कदर दोनों एक दूसरे से मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
देखिए अवंतिका, ये बरेली के कुतुबखाना बाजार का मामला है। यहाँ पर 12 घंटे तक लगातार बाजार जो है गुलजार रहता है और उसी दौरान यहाँ पर कई जगहों से, आसपास के जिलों से भी लोग लोग होते हैं वो दुकानदारी करने आते हैं। साथ ही तौर पर ये वीडियो की बात की जाए तो जो दुकानदार हैं वो आपस में एक ग्राहक को बुलाने के चक्कर में आपस में भिड़ गए। पहले दोनों में गाली गलौज होती है और उसके बाद दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों ही तरफ से काफी लाठी डंडे और साथ ही साथ लोहे की रॉडों से मारपीट की गई और पूरा का पूरा जो कुतुबखाना बाजार का घंटाघर इलाका था उसमें सड़क जाम कर दिया गया और दोनों पक्ष के कई लोग घायल भी हुए थे। फिलहाल जिस तरीके से वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। फिलहाल व्यापारियों की बात की जाए तो दोनों व्यापारियों ने अब जो है आपसी समझौता कर लिया है, लिखित तौर पर आपसी समझौता कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो मारपीट की गई, एक बड़ा सवाल है कि जो घनी आबादी वाले इलाके में इस तरीके से मारपीट की और लोगों को भी नुकसान हो सकता था। इसी तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 107 और 116 में दोनों का चालान कर दिया है और आगे के लिए जो मुकदमे की जो बात कही जा रही थी, अगर कोई भी पक्ष शिकायत दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं कोतवाली पुलिस पर सवाली निशान खड़ा होता है कि आखिर उस जगह जो घनी आबादी वाला इलाका है वहां पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। देखा जाए तो मेन मार्केट का ये मामला है जहां मारपीट की गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं अलीगढ़ की, जहां पर सब्जी मंडी व्यापारी के साथ लूट का मामला आया सामने। सब्जी मंडी व्यापारी के साथ लूट का मामला, लूट के आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस और बदमाश के बीच चली कई राउंड गोलियां। जवाबी पुलिस फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। जवाबी पुलिस फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। 5,50,000 की लूट का आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल बदमाश को भेजा गया जिला अस्पताल। तो वहीं खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर लूट का विरोध करने पर किया जानलेवा हमला। मीडिया कर्मी संजय वर्मा की बहन है घायल महिला। लूट का विरोध करने पर किया गया जानलेवा हमला। खबर कानपुर से, जहां मीडिया कर्मी संजय वर्मा की बहन है घायल महिला। घायल महिला चाकुओं से महिला के चेहरे पर कई वार भी किए गए। आरोपी पड़ोसी ऋषभ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चाकुओं से महिला के चेहरे पर किए गए कई वार। आरोपी पड़ोसी ऋषभ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता अभिनव शुक्ला जुड़े हुए हैं। अभिनव, देखा जाए तो जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है, जहां पर लूट का विरोध करने पर एक महिला के चेहरे पर चाकुओं से वार किए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से रेल बाजार थाना क्षेत्र में देर रात ये घटना घटी है, पड़ोस में रहने वाला ऋषभ नाम का जो आरोपी है, ऋषभ नाम है उसका, वो पड़ोसी के यहाँ जाता है और वहाँ पे उनसे कहता है कि चाची जरा दरवाजा खुलेगा, उनको पेपर चाहिए। जब वो पेपर देती हैं फिर वो चली जाती हैं। दोबारा फिर से बुलाता है और कुछ पुरानी खुन्नस को लेकर और अचानक घर के अंदर वो घुस जाता है दरवाजे में धक्का मारते हुए और उनके ऊपर ईंट पत्थर और चाकुओं से हमला कर देता है, जिसमें चेहरे पे 40 से 50 वार करता है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस वहां पे पहुंचती है और जो घायल सीमा है उनको तुरंत नजदीक के अस्पताल में भेजा जाता है। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है इस वक्त और जो आरोपी है उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से घटना हुई है, महिला की स्थिति की बात की जाए तो महिला की स्थिति कैसी है फिलहाल? देखिए, चेहरे पे 40 से 50 वार किए गए हैं। ब्लीडिंग जो है वो लगातार हो रही है अभी भी, लेकिन हाँ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। अभी उनका इलाज लगातार चल रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि अभी स्थिति तो उनकी अभी ठीक है, लेकिन बस जो खून जो लगातार बह रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिनव आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का